हेलो एवरीवन, दिस इज माय चैनल नेम नमस्ते जियो पॉलिटिक्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एस्पियोनाज स्टोरी बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या था। मई 2025 में एक डेकोरेटेड फ्रेंच फाइटर पायलट दुनिया के सामने आता है और बोलता है इंडिया का राफेल फाइटर जेट एक चाइनीज जेट ने गिरा दिया। तो जैसे ही उसने ये बात बोली तभी ये चीज मीडिया में आ गई और इंडियन मीडिया ने भी इसे तुरंत उठाया। इंडिया के अपोजिशन लीडर्स ने भी इस चीज को कोट किया। तो मामला इतना बढ़ गया कि डसॉल्ट डसॉल्ट वो कंपनी है जो राफेल को मैन्युफैक्चर करती है, तो डसॉल्ट के सीईओ को खुद आना पड़ा और इस चीज को डिनाई करना पड़ा। ये चीज मई 2025 को हुई थी। उस चीज को अब 14 महीने बीत चुके हैं। तो अब 14 महीने बाद वही पायलट जिसने क्लेम किया था वो अब अरेस्ट हो जाता है। इस चीज के लिए नहीं कि उसने ये चीज बोली थी कि राफेल फाइटर जेट गिरा दिया चाइना की जेट ने। इस चीज के लिए कि वो उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं काफी बड़े बड़े कि उसने चाइना के लिए स्पाइंग किया है। इसी चीज के एलिगेशन के लिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप x.com पर जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कैसे ये पायलट पकड़ा गया, और ये बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये लिखा हुआ है फ्रेंच एक्स पायलट हु क्लेम्ड आईएफ लॉस्ट राफेल्स प्रेज्ड चाइनीज जेट्स हेल्ड फॉर स्पाइंग फॉर चाइना। बहुत सारे दुनिया भर के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आज की कहानी इसी टॉपिक पे बेस्ड है। एक इंसान जिसने शायद इंफॉर्मेशन वॉर और एस्पियोनाज दोनों को ही एक कॉकपिट से चलाया। अब 3 नंबर्स याद रखने हैं। पूरी वीडियो इसी के अराउंड बेस्ड है। 5,60,000 टू 1। ये 5,60,000 क्या है, इसका एक बाद में कनेक्शन होगा, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये सर्विस के बाद इन सोशल मीडिया इसने ज्वाइन किया था। दूसरा है टू। टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसकी अनडिक्लेयर्ड ट्रिप्स जो चाइना को जब ये एक्टिव ड्यूटी पायलट था, जब ये सर्विस में था। और वन रिप्रेजेंट कर रहा है जो अरेस्ट चार्जेस लगे हैं, इस पे काफी सीरियस चार्जेस लगे हैं स्पाइंग करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर। अब ये जो फोटो में आपको दिख रहा है ये है पेरी हेनरी शुवेट, यही वो फ्रेंच नेवी पायलट है जिसको अरेस्ट किया गया है। तो बेसिकली इसके पास डुअल फ्रेंच कैनेडियन नेशनलिटी है। ये कॉन्सेप्ट यूरोप में वेस्टर्न कंट्रीज में है, इंडिया में डुअल नेशनलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। डुअल नेशनलिटी मतलब एक से ज्यादा देश की नागरिकता। तो इसके पास फ्रांस की नागरिकता और कनाडा की नागरिकता। इसके पास राफेल एम और सुपर एंटेंट फाइटर जेट्स उड़ाने का एक्सपीरियंस है। राफेल एम मतलब ये नेवी के लिए है, ये वाला जेट फाइटर जेट नेवी के लिए है, ये यूरोपियन फाइटर जेट है। ये चार्ल्स डे गोले कैरियर्स पे कमीशन रहा है 2021 तक। ये एक फ्रेंच नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, न्यूक्लियर पावर्ड। यहीं पे कमीशन रहा है 2021 तक। रिटायर होने के बाद ये डिफेंस कमेंटेटर बन गया था, टीवी अपीयरेंसेस में आने लगा था एज ए एविएशन एनालिस्ट। काफी लोग जैसे होता है आर्मी से रिटायर होने के बाद अपनी प्रेजेंस बना के रखते हैं, और वहीं सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आ गए थे जहाँ पे इसके अराउंड एक अच्छी खासी इसने रीच के लिए एक अपनी क्रेडिबिलिटी इसने बना ली थी, और इसकी रीच भी अच्छी खासी हो गई। 50-60 हजार व्यूज आ जाते थे इसके अराउंड, और इसके सब्सक्राइबर्स भी अराउंड 5,60,000 थे। अब रिवाइंड करते हैं मई 2025 में, जब इंडिया और पाकिस्तान में सबसे सीरियस एयर कॉम्बैट के में आए थे कई सालों बाद। अप्रैल 22 का पहलगाम टेरर अटैक, उसके रिस्पॉन्स में जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान ने क्लेम किया था उसके चाइनीज मेड जे-10C जेट्स ने इंडिया का राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिया। बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि मतलब इंडिया के लॉसेस हुए थे, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि क्या लॉस हुआ था, क्या कोई जेट लॉस हुआ था, इसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने कभी नहीं बताया। और जब ये वॉर चल रही थी, इसी वॉर के दौरान ये शुएट एंटर करता है और पब्लिकली पाकिस्तान का क्लेम सपोर्ट करता है। वही क्लेम जिसमें पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि चाइना के जे-10C फाइटर क्राफ्ट ने और JF-17 थंडर ने राफेल को मार गिराया, उसको राफेल किलर्स बुलाता है। और इसको अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड करता है, बड़ी तारीफें करता है कि इन्होंने कैसे राफेल को मार गिराया। और इसकी कमेंट्री सोशल मीडिया में बहुत तेजी से फैल जाती है, बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। तो फिर बाद में इंडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों इसे कवर करते हैं, और इसी के खुद के अकाउंट से फिर बाद में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी पॉलिटिकल डिबेट में इसे रेफरेंस किया था। यहाँ पे ये आर्टिकल है, फ्रेंच एक्स नेवी पायलट बिहाइंड पाकिस्तान राफेल क्लेम्स अंडर स्कैनर फॉर एस्पियोनाज फॉर चाइना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्मर फ्रेंच नेवी पायलट पेरी हेनरी शुएट who had claimed during Operation Sindoor that Pakistan Chinese made J-10C fighter jet shot down Indian Rafales is now under formal judicial investigation in France over allegations of sharing sensitive military information with Chinese operatives. This case has renewed scrutiny of his unverified claims, which were echoed by Congress leader Rahul Gandhi during the political debate over Operation Sindoor. मामला जब इतना बढ़ गया तो डसॉल्ट जो कंपनी राफेल को मैन्युफैक्चर करती है, तो डसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर पब्लिकली शूट डाउन क्लेम्स को फॉल्स बोलते हैं और बताते हैं सारे क्लेम्स जिसमें राफेल को बताया गया, राफेल को मार गिराया गया है, उसको गलत बताते हैं। और जून 2026 में रिसेंटली अभी पिछले ही मंथ इंडियन एयरफोर्स सभी 36 राफेल्स का सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट इशू करती है। इससे साफ साफ पता चल जाता है कि सारी पूरी की पूरी राफेल फ्लीट सेफ है। तो सारा प्रोपेगेंडा यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जो ये पायलट था जिसने क्लेम किया था सबसे ज्यादा और पूरा प्रोपेगेंडा इस पे फैल गया था, वो खुद पहले से ही कॉम्प्रोमाइज था।
अब वो हुआ जो पिछले कुछ दिनों में बदला। फ्रेंच डोमेस्टिक इंटेलिजेंस डीजीएसआई ने शुएट को डिटेन किया, इसका घर सर्च किया, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इस पर बिठाई, और इस पे क्या क्या चार्जेस और एलिगेशन लगे वो मैं आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल में बताया गया है द जनरल डायरेक्टर फॉर इंटरनल सिक्योरिटी डिटेन्ड एंड क्वेश्चनड द डुअल फ्रेंच कैनेडियन नेशनल। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है ही फेसेस मल्टीपल चार्जेस इंक्लूडिंग शेयरिंग इंटेलिजेंस विद अ फॉरेन पावर, डिस्क्लोजिंग नेशनल डिफेंस सीक्रेट्स, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू अ फॉरेन पावर एंड वायलेटिंग मिलिट्री इंस्ट्रक्शंस। तो पहला चार्ज तो ये लगाया गया। दूसरा जो चार्ज यहाँ पर लगाया गया, यहाँ पे बताया गया द इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स ऑन एटलीस्ट टू अनडिक्लेयर्ड विजिट्स Chouette made to China in September 2018 and August 2019 while still serving in the French Navy. Allegations that first surfaced in 2023 and 2025. He did not inform his commanding officers about these trips. सबसे इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे ये है कि दूसरा इसलिए वायलेट हुआ है, वायलेटिंग फ्रेंच मिलिट्री रेगुलेशंस। तो ये दो मेन चार्जेस यहाँ पर इस पर लगे हैं। और जो इसकी ये जो चाइना ट्रिप्स थी, ये साउथ अफ्रीकन एविएशन कंपनी टेस्ट फ्लाइंग एकेडमी ऑफ साउथ अफ्रीका के थ्रू फंडेड थी। और इसमें बताया जाता है इसने कई चाइना के मिलिट्री ऑफिशियल्स को और नेवी के ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग भी दी। और उसमें बताया गया है कि दीज सेशंस रिपोर्टेडली कवर्ड कैरियर लैंडिंग टेक्नोलॉजीज, नेवल एविएशन ऑपरेशंस, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड वेस्टर्न मिलिट्री ऑपरेशंस इन सीरिया। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी फ्रांस के मीडिया आउटलेट्स ने दी थी। बाद में फिर फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस ने शुएट को ऐसा माना कि आइडेंटिफाई किया एज अ सस्पेक्ट इन शेयरिंग इंटेलिजेंस विद अ फॉरेन पावर। अब एक बार पूरी इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। जो आदमी 2025 में कैमरा में बैठ के राफेल को डाउट करता है, वही आदमी सालों पहले एलिजेडली चाइनीज नेवल पायलट्स को करियर ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दे चुका है। एलिगेशंस अचानक से नहीं आते। फ्रेंच आउटलेट्स ने पहले 2023 में, फिर 2025 में रिपोर्ट किया था इस बारे में। फिर बाद में अप्रैल 2025 में फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ आर्म फोर्सेस ने इस केस को प्रोसिक्यूटर्स को फॉर्मली रेफर कर दिया था। और जुलाई 2025 में फिर शुएट को फाइनली कस्टडी में ले लिया गया है। अब इस पूरे नेटवर्क को एक बार पूरे डायग्राम से समझते हैं। फ्रांस से लेके चाइना तक साउथ अफ्रीका के थ्रू फंडिंग और ट्रेनिंग का रूट, और फिर चाइना से लेके पाकिस्तान को जेट सप्लाई हुए, फिर बाद में पाकिस्तान से इंडिया तक मई 2025 का क्लैश, और वहीं फ्रांस फिर वापस लूप होता है जब शुएट पब्लिकली राफेल पे डाउट करता है। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। फ्रेंच इंटेलिजेंस ने सेपरेटली एसेस किया है कि चाइनीज एम्बेसीज ने भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई थी मई 2025 के बाद। आज से ठीक एक साल पहले ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें फ्रेंच इंटेलिजेंस ने क्लेम किया था कि चाइना राफेल जेट्स की इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। पहले जुलाई 2025 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया है फ्रेंच मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम्स चाइना हैज डिप्लॉयड इट्स एम्बेसीज टू स्प्रेड डाउट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेंच मेड राफेल जेट्स फॉलोइंग द एरियल कॉम्बैट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन मई। बाद में इसमें बताया गया है ऑफिशियल्स के द्वारा बीजिंग इज वर्किंग टू हार्म द रेपुटेशन एंड सेल्स ऑफ फ्रांस फ्लैगशिप फाइटर एयरक्राफ्ट। फ्रेंच officials say that they have found that the Chinese embassies are trying to undermine Rafale sales by persuading countries that they have already ordered the jets, notably Indonesia, not to buy them and instead choose Chinese-made fighters. तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक वॉर लड़ी जाती है बैटल फील्ड में हथियारों से, टैंक से, और एक वॉर लड़ी जाती है साइबर वॉरफेयर जो हैकर्स लड़ते हैं। ऐसे ही एक नैरेटिव वॉरफेयर लड़ी जाती है। इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के नैरेटिव को कमजोर करने की कोशिश करती है थ्रू सोशल मीडिया, फेक न्यूज फैलाना। कैसे एल्गोरिदम भी उसको सपोर्ट करता है। तो ये नैरेटिव वॉरफेयर का पार्ट है। कैसे इसमें चाइना ने राफेल की इमेज को डैमेज करने की कोशिश करी, और इसका रिजल्ट हमें इंडोनेशिया वाले केस में भी देखने को मिला। रिजल्ट ये हुआ, इंडोनेशिया अपना राफेल ऑर्डर रिकंसिडर करने लगा चाइनीज जेट्स के फेवर में। तो दो चीजें चल रही थी यहाँ पे अलग अलग। एक तरफ डिप्लोमेटिक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, दूसरी तरफ एक इंसान जो एलिजेडली स्पाई था। तो कैसे दो डिफरेंट सिनेरियोज थे, लेकिन सेम ही टारगेट था कि फ्रांस की फ्लैगशिप जेट की रेपुटेशन और सेल्स को डिग्रेड करना। और शुएट का केस कोई अकेला केस नहीं है। यूएस में भी एक फॉर्मर F-35 पायलट अरेस्ट हुआ है इसी साल सिमिलर एलिगेशंस के ऊपर। साल 2024 में फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप ने एक जॉइंट वार्निंग दी थी कि चाइना कैसे एक्टिवली नेटो पायलट्स को टारगेट कर रहा है उनकी नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। पहले बात करते हैं, इस आर्टिकल में भी ये बताया गया है शुएट इज नॉट द फर्स्ट वेस्टर्न पायलट एक्यूज्ड ऑफ एडिंग चाइना। अर्लियर दिस ईयर यूएस अथॉरिटीज अरेस्टेड अ फॉर्मर F-35 pilots for allegedly training Chinese personnel. In June 2024, the US, UK, Australia, Canada, and New Zealand issued a joint warning that China's PLA was targeting current and former NATO military पर्सनल्स टू एनहेंस इट्स कैपेबिलिटीज। बेसिकली फाइव आवर्स ग्रुप क्या है? ये पांच कंट्रीज का ग्रुप है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ये पांचों कंट्रीज बहुत क्लोजली इंटेलिजेंस शेयर करते हैं।
यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो ये फ्रेंच पायलट का केस है ये कोई अकेला केस नहीं है, ये प्रॉपर एक चाइना का पैटर्न है। ये कई सालों से ये नोट किया गया है कि चाइना या दो तरीके से काम करता है इन चीजों में। या तो ये लोग जो रिटायर्ड पायलट्स हो जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी सर्विस से रिटायर होने के बाद वो कैसे किसी किसी न्यूज एजेंसी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो कैसे चाइना उनको फंड करता है कि वो उनका नैरेटिव लड़े, चाइना का नैरेटिव वो अपने देशों में फैलाए, उनको पे किया जाता है इस चीज के लिए। और एक दूसरा तरीका है, अगर वो सर्विस में है तो चाइना ये कोशिश करता है कि उनको अपने देश में लाया जाए ताकि वो अपने लोगों को इनसे नॉलेज ले सके, इनसे कि ये कैसे काम करते हैं पायलट्स, वेस्टर्न मिलिट्री कैसे काम करती है। अब बात करते हैं मॉडर्न वॉरफेयर की। तो मॉडर्न वॉरफेयर की वॉर तीन फ्रंट्स पे लड़ी जाती है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक, साइबर और नैरेटिव। काइनेटिक होता है कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर सकते हो अपनी एनिमी के अगेंस्ट कि उसे एनिमी को उस चीज को काउंटर करने का टाइम ही ना मिले। साइबर वॉरफेयर ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसका लाइव एग्जांपल हमने देखा यूएस ईरान वॉर में, कैसे यूएस और इसराइल ने लड़ी साइबर वॉरफेयर अगेंस्ट ईरान, बिल्कुल शुरुआत में ही काउंटर कर दिया था ईरान को। इस स्टोरी में तो नैरेटिव वॉर भी सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे शुएट ने परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की। तो ये स्टोरी हमें दिखाती है कि एक ही इंसान दोनों फ्रंट्स पे ऑपरेट कर सकता है सेम टाइम पे। तो इसका इंडिया के लिए एक्चुअल मतलब क्या है? सबसे लाउड वॉइस जो राफेल को डाउट कर रहा था उसकी क्रेडिबिलिटी अब सीरियसली खत्म हो चुकी है। तो इस पे एक छोटा सा न्यूट्रल नोट है कि शुएट के क्लेम्स इंडिया के पॉलिटिकल डिबेट में भी रेफरेंस हुए थे उस वक्त। तो अब बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन की। अब ये क्वेश्चन होगा कि अगली बार से जब कोई क्रेडिबल फॉरेन एक्सपर्ट वायरल होकर किसी देश की मिलिट्री हार्डवेयर को क्वेश्चनिंग करेगा, आगे से पहला सवाल उस पर अब ये नहीं होगा कि क्या वो सही बोल रहा है या नहीं, सवाल उस पर अब ये भी होगा कि क्या वो न्यूट्रल है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, या वो किसी देश से फंडेड है, क्या वो कितना सच बोल रहा है। तो सारा का सारा क्वेश्चन इन दी एंड क्रेडिबिलिटी के ऊपर आ जाता है। तो स्टोरी से हमें यही पता चलता है। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।